आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिंदगी का निचोड़। और आज हम आए हैं मिस्टर विजय गोयल, हु इज द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। सर, आप अपने बारे में हमारी प्यारी जनता को कुछ बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम, जैसे कि अभी मेरे स्टूडेंट मनीष ने बताया, डॉक्टर विजय गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मनोहर मेमोरियल कॉलेज फतेहाबाद। सर, आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। क्वालिफिकेशन है MSc मैथमेटिक्स। उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया, B.Ed भी किया हुआ है मैंने। उसके बाद मैंने डॉक्टरेट PhD 2017 में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की और पिछले 10 सालों से मैं अपनी सर्विस कर रहा हूँ। और फैमिली की बात करें तो मेरी जो पढ़ाई के लिए मेरे माँ बाप ने जो सपोर्ट किया है मेरे को, उसका कोई जवाब नहीं है। और वैसे भी सभी के लिए माँ बाप अपने हद से ज़्यादा एक मेहनत करते हैं और सभी के माँ बाप करते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए किया है वह अतुलनीय है, यानी उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, एक मतलब शुरू से बच्चे का सपना रहता है भी मेरे को ये बनना लाइफ के अंदर, तो आपका शुरू से प्रोफेसर का सपना था या फिर और कुछ था सर? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। राइट, मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक टीचर बनूं। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में, तो आपको पता है कि छोटे बच्चों को ना खाने पीने की एक इच्छा रहती है। तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो जैसे भी दोपहर का टाइम होता 9-10 बजे, तो वो लड्डू मंगवाया करते थे, चाय के साथ लड्डू खाया करते थे। तो मेरे मन में इच्छा होती थी कि काश मैं भी एक टीचर बनूं, लड्डू खाने को मिलेंगे। उस टाइम इतना नहीं पता होता था कि कौन टीचर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, क्या क्वालिफिकेशन होती थी, लेकिन एक इच्छा थी कि मैं टीचिंग बनूं। और मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि मेरे खून में मैथमेटिक्स है। क्योंकि मेरे पापा हालांकि 10th पास है, लेकिन मैथमेटिक्स में वो मेरे को बताते हैं, आज भी मेरे घर DMC रखी हुई है उनकी, जिनके 150 नंबर का पेपर होता था उस टाइम। 1971 की बात है। 1971 में उन्होंने 10th पास की थी। 138 नंबर आए थे 150 में से। तो मेरे पापा ने मेरे को ये बताया भी तू मैथमेटिक्स में मेहनत कर। और धीरे धीरे कि मैं मैथमेटिक्स में अपने आप को रुचि लेता गया। पहले मैंने +2 की नॉन मेडिकल से फिर मैंने BSc भी की। BSc नॉन मेडिकल से की। कुछ लोगों ने कहा भी तूने जब मैथमेटिक्स से MSc करनी है तो तूने BSc क्यों की, लेकिन मैंने जब उनको जवाब दिया, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ पे भी क्वालिफिकेशन के साथ साथ उन्होंने साइंस स्ट्रीम मांगी। तो मेरे को लगा कि जो फैसला मैंने लिया था वो बिल्कुल ठीक था। हाँ, और बड़ा अच्छा लगा मेरे को इन चीज़ों के बारे में। और सर, अभी आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हो सर, तो उनके बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहता है सर? टच वुड है, भगवान की कृपा है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं एक्सपर्ट हूँ मैथमेटिक्स में, लेकिन जितना मेरे को आता है मैं बहुत अच्छे से अपने बच्चों को बता पाता हूँ, यानी मेरे स्टूडेंट्स को। मेरे क्लास के स्टूडेंट्स मुझसे बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। यहाँ तक कि मैंने अगर किसी बच्चे को डांट दिया, वो लाख बुराई करेगा, लास्ट में यही कहेगा कि टीचर तो अच्छा है। तो सर, आप जैसे कॉलेज में पढ़ाते हो, तो कॉलेज टाइम में तो आजकल एक अलग ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो उनका जो फोकस होता है गोल की तरफ, उनकी तरफ तो चलते नहीं है, लेकिन जो डाइवर्टेड पार्ट उनमें चलते रहते हैं। कॉलेज लाइफ ऐसी होती है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा डाइवर्ट होता है। आपने ये बात कही कि फोकस, मैं तो कहता हूँ कि बच्चों का फोकस है ही नहीं। एक्चुअल में वो लक्ष्यहीन है, क्योंकि उनका कोई टारगेट है ही नहीं। भीड़ आती है कॉलेज के अंदर जिनका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। आप ये मान के चलें कि 10 से 20% बच्चे ही पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ने इन द सेंस जिनको अपने पता है कि मुझे क्या करना है आगे, इस डिग्री का क्या यूज है। और उन सबको बिगाड़ने के लिए, उनको लक्ष्यहीन करने के लिए जो स्मार्टफोन है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि स्मार्टफोन के कारण क्या होता है कि हमारे को सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होगी, इतना कंटेंट मैटर है, माँ बाप उस पर रोक नहीं लगा सकते, सरकार चाह के भी नहीं रोक लगा सकती। इतना कंटेंट मैटर मिलेगा कि बच्चे को नेगेटिविटी आ जाएगी, उसमें गलत चीज़ें उसको देखने को मिलेंगी। तो आपको पता है कि गलत चीज़ें आदमी जल्दी पकड़ता है, अच्छाई को फॉलो करने के लिए टाइम लगता है। लेकिन ये जो गलत चीज़ें हैं मोबाइल में, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर बैन लगा दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरकार कोशिश भी कर रही है, ये नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही, लेकिन कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं, सरकार की मजबूरियाँ होती हैं कि उन चीज़ों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन ये हमें खुद ही समझना पड़ेगा। मैं भी एक पिता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगा है कि मैं अपने बच्चों को कंट्रोल में रखूँगा, जहाँ तक पॉसिबल है कि उसको इन चीज़ों से दूर रखूँ। मेरे बच्चों को मैं कभी वाईफाई नहीं लगवा रखा मैंने तो घर पे, इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि आपको पता है कि आजकल स्मार्ट टीवी है, बच्चे वाईफाई का दिन रात यूज करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। और सर, जैसे आपके अकॉर्डिंग सर, जो पेरेंट्स का सर बच्चों के प्रति कैसा बिहेवियर होना चाहिए सर आज के टाइम में? क्योंकि सर कई बार बच्चों से गलती हो जाती है, बट वो इतने कैपेबल नहीं हो पाते कि अपने पेरेंट्स को आगे बता पाए, ड्यू टू उनके बीच जो गैप है। तो उसके लिए सर आप, सबसे बड़ी समस्या है टाइम।
माँ बाप अपने बच्चे को टाइम नहीं देना चाहते, ना ही दे रहे हैं। अगर टाइम नहीं दोगे तो मिसकम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन गैप पैदा होगा, बच्चे झुंझलाएंगे, बच्चे की कोई गलती होगा हमें टाइम पर नहीं पता लगेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चे को कम से कम 1 घंटा, कोई भी पेरेंट्स कितना भी बिजी है, शाम को 1 घंटा अपने बच्चों के साथ लगाए। उसकी कोई कमियां हैं तो उसको बारे में बताए उसको, अगर उसने कोई अच्छा काम किया तो उसकी पीठ जरूर थपथपाएं, उससे पॉजिटिविटी मिलेगी। बिल्कुल सर। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आप बुरे काम के लिए अगर उसको डांटो तो साथ साथ उसके अगर आप अच्छे काम के लिए उसकी पीठ थपथपाओगे तो वो जरूर एक अच्छा काम करेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि उसको टाइम दे। आजकल ये स्मार्टफोन में क्या होगा कि घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों के पास स्मार्टफोन है, माँ अलग देख रही है, बेटा अलग देख रहा है, बेटी अलग देख रही है, बाप अलग देख रहा है। लेकिन अगर उसी को छोड़ करके, चाहे वो खाने के टाइम है चाहे वो सोने से पहले, 1 घंटा अगर चारों इकट्ठे बैठे, घर के जो भी पेरेंट्स हैं साथ इकट्ठा बैठे हैं तो अपने बच्चे के भविष्य को सुधार सकते हैं। बिल्कुल सर। तो जैसे कॉलेज में आपसे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं सर, तो आपका क्या मतलब एम रहता है कि बच्चों को क्या सिखाना है मेन उनको? आजकल डिग्री की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, स्किल ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में सरकारी नौकरियां नहीं है। ये आप लोगों को पता है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। सरकार के पास भी इतनी मजबूरियां हैं कि पे स्केल बहुत है, सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकते। सरकारी रोजगार का मतलब ये नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं, IITN है और हैं, MBA करके जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, लेकिन उसके लिए चाहिए स्किल। लोग अब डिग्री के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं रह गया है। दूसरा, आपका जो टारगेट है वो छोटी उम्र में डिसाइड हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने बच्चे के बिना पूछे उसको कह दिया भी तूने इंजीनियर बनना है। 3 इडियट मेरे को बहुत अच्छी मूवी लगती है। बिल्कुल सर। उसने यही बताया था कि आप बच्चे का पहले उसका इंटरेस्ट देखो क्या है। अगर वो चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं तो उसको इंजीनियर बनाने के लिए कोशिश करो, बने ना बने अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें 9th-10th के अंदर ही डिसाइड हो जानी चाहिए। अब मैं अपने बच्चों को कभी भी नहीं कहूँगा कि तू डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, क्योंकि आगे इसका कोई स्कोप भी नहीं है। और टीचिंग लाइन, हालांकि मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को टीचर लाइन में जाना नहीं सोचता आगे, क्योंकि टीचिंग का इतना आगे एक्सपीरियंस, वो मतलब आगे स्कोप नहीं है, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज आ गई है यूट्यूब पे, आजकल इतनी ऑनलाइन अकेडमीज हैं कि आगे इतना टीचिंग का स्कोप नहीं है। और दूसरा, टीचर बनने के लिए आपको बहुत लंबा पीरियड चलना पड़ता है। आप मान के चले एक PhD तक टीचर पढ़ने के लिए, यानी कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए आपको 18 से 20 साल टीचिंग मतलब पढ़ना पड़ेगा। यानी आपकी 25 साल उम्र हो जाएगी, हो सकता है आपको जॉब मिलते मिलते 30 साल हो जाए। लेकिन आजकल बेरोजगारी का इतना मतलब वो है, तो हमें चाहिए कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। तो उस तरीके से आजकल IAS है, UPSC की बच्चा तैयारी करे, मतलब सोच अच्छी रखें। हो सकता है वो IAS नहीं बन पाए, लेकिन अगर आप IAS की तैयारी करोगे तो कम से कम एक अच्छी रेपुटेड जॉब के अंदर जरूर पहुंच जाओगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चों को ये ना हो भी आप तुम्हें IIT करनी है, तुम्हें नॉन मेडिकली लेना है, उससे थोड़ा वास्ट सोचना है। और सर, आप अपनी लाइफ का कोई सा स्ट्रगलिंग फेज कुछ शेयर करना चाहें सर? 2008 में हरियाणा सरकार ने टीचर बनने के लिए HTET से पहले स्टैट होता था, एलिजिबिलिटी टेस्ट था टीचर्स के लिए। उस टाइम 350 नंबर का पेपर हुआ था, 271 नंबर मेरे थे, मैं सेकंड टॉपर था हरियाणा का, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2010 में हरियाणा सरकार में वैकेंसी निकली थी TGT की, बहुत दुख हुआ, पूरी रात में सोया नहीं। वो रात थी 6 जनवरी 2011 की, बड़ा दुख हुआ। फिर धीरे धीरे आदमी को आदत पड़ जाती है। फिर उसी साल 12 फरवरी को एक और लिस्ट आई PGT की, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो लोग मेरे को कहते इससे भी अच्छा लिखा है तेरे लिए। उस टाइम तो इनकी ये बातें चुभती थी मेरे को, लेकिन आज मेरे को लगता है कि वो अच्छा ही कहते हैं कि ठीक है, मैं TGT नहीं बना, PGT नहीं बना, और आज मैं कॉलेज लेक्चरर के पद पर पहुंचा हूँ। खुशी हुई है क्योंकि मेरी बेटियाँ भूमि भव्या है, गुड़िया है, ट्विंस हुई थी मेरे 2012 में ही। तो जब गुड़िया पैदा हुई तो लोग कहते थे कि अपना भाग्य लेके आती हैं गुड़िया। उस टाइम दिल को तसल्ली होती थी, लेकिन जब मैं जॉब लगा तब मेरे को एहसास हुआ कि हाँ, बेटी अपना भाग्य साथ लेके पैदा होती है। यानी यूँ मान के चलिए कि 2011 का जो फेज था वो बड़ा थोड़ा मेरे लिए सैड पॉइंट था, मतलब बैक पॉइंट था। लेकिन जिसके बाद जॉब लगी, धीरे धीरे आगे से अपना स्टैंडर्ड हाई होता गया। आज भी मैं अपने आप को एक लर्नर समझता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में भी बहुत कुछ सीखना बाकी है।
और मेरा तो यही सपना है कि आगे मैं जहाँ तक हो सके भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाऊँ, यानी कुछ मतलब अपने जो आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि टीचर के अंदर तो मैं क्लासरूम के अंदर बंद के रह जाता हूँ। टीचर तो क्या है कि सिर्फ अपने आइडिया स्टूडेंट को दे सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ अगर हम इंस्टीट्यूशन का भला करना चाहते हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में जाना ज़रूरी है। तो भगवान का अगर शुक्रिया अदा करूँगा कि अगर मैं इस तक पहुँच जाऊँ कि एक प्रिंसिपल की जो पोस्ट होती है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है कॉलेज का, ताकि वो कुछ नया आइडिया लेके आ सके। तो ऊपर वाले से ये दुआ है कि भविष्य में अगर कुछ भगवान ने मौका दिया तो इस पे जरूर पहुंचोगे। जरूर सर, आप कहीं इतनी स्ट्रगल करते रहते हो सर, आप तो वैसे ही रुकने वाले हो ही नहीं सर, जरूर पहुंचोगे सर आप। और एक सर, जैसे आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी में सर, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं चीज़ों की, जैसे नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT की, अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उनके पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो सुसाइड को अटेम्प्ट कर लेते हैं। मतलब क्योंकि काफी सुनने में आते हैं जैसे कोटा क्लासेस हो, कोटा में जाके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो हाँ, यही मैंने आपको अभी बताया कि नेगेटिविटी को आप जिंदगी में अभी मत होने देना। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा TGT में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर PGT में नहीं हुआ, फिर मेरी 2 गुड़िया हो गई, क्योंकि हमारे समाज में बेटियों को थोड़ा सा भी माना जाता है कि हाँ है। तो वो जो फेज था मेरे लिए लगता था कि यार मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। ऐसा हर एक आदमी के जीवन में आता है ऐसी चीजें, लेकिन भगवान ने उससे भी अच्छा लिखा होता है। मैंने बड़ी मोटिवेशनल स्टोरियां सुनी हुई हैं काफी। पाकिस्तान में एक लड़की थी जिसकी दोनों टांगें चली गई थी एक्सीडेंट में, और धीरे धीरे उसके बाद लोगों ने उसका बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। परिवार बिल्कुल गरीब था, लेकिन उसने एक स्टोरी लिखी, उसने एक बुक लिखी, बहुत अच्छी प्रचलित हुई। आज भी लोग, मेरे को नाम उसका ध्यान नहीं है, लोग बड़े प्यार से उसको पढ़ते हैं, उसकी मोटिवेशन के रूप में लेते हैं। तो कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब जो आजकल, उसको आप ये ना माने कि गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेट जॉब ज़्यादा बढ़िया मानता हूँ मैं आज के दिन, क्योंकि उसमें आपको ग्रो करने का मौका मिलता है। गवर्नमेंट जॉब ठीक है कि आप एक सिक्योर महसूस करते हो, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है, उससे आप आगे नहीं जा सकते। जैसे एक आज गवर्नमेंट डॉक्टर है, लोग MBBS कर लेते हैं, बॉन्ड भरवा रही है सरकार कि उनको आपको जॉब करनी ही करनी है, लेकिन उसको आप, हाँ 7 ईयर का, लेकिन आज उसको सरकार ने क्या कर दिया कि लिमिट बना दी उसकी कि आप बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसका मतलब तो उसकी दबाया जा रहा है उसके टैलेंट को। ऐसी एक टीचर है कि बाहर आप ट्यूशन नहीं कर सकते, कोचिंग नहीं कर सकते, कोचिंग नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसको कोचिंग करने का मौका दें। उसको कहो कि वो जो कमाई है उसको आप व्हाइट मनी में बदले, उसको अपनी इनकम में दिखाए, सरकार को कुछ टैक्स बढ़ेगा। दूसरा, बाहर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक तो आप मतलब एक वेल क्वालिफाइड बंदे से पढ़े और एक 10th क्लास पास आउट पढ़ाए उनको, तो उसमें फर्क तो रहता ही है। बिल्कुल सर। और सर, आप अपनी लाइफ का कोई सबसे खुशी वाला पल सर, जिससे आपको अंदर से खुशी मिली हो? खुशी का पल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 सितंबर 2012 जिस दिन मैं गवर्नमेंट जॉब लगा था, क्योंकि बिल्कुल गरीब परिवार से थे। पापा ने 30-40 साल एक परचून की दुकान से काम चलाया है, मेरे को पढ़ाया है, लेकिन उस फेज से निकलने के लिए जो गवर्नमेंट जॉब मिली, मान लो मेरे को जॉब मिली MM कॉलेज फतेहाबाद में, तो बहुत खुशी का पल था। आदमी की ज़िंदगी में छोटे छोटे खुशी के पल आते ही रहते हैं, बहुत सारे खुशी हैं। गुड़िया बेटियाँ पैदा हुई, वो भी एक खुशी का पल था। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। बाकी खुशी और तब भी होती है जैसे हमारा कोई स्टूडेंट है, किसी का सिलेक्शन हो गया, ऐसे ना हमारे को कॉलेज में मिलती रहती है, कोई ना कोई हमारा स्टूडेंट है तो गवर्नमेंट जॉब लग गया, कहीं सिलेक्शन हो गया, कोई अफसर बन गया। कई बार जाते हैं किसी बैंक में चले जाते हैं, कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं कि हमारा कोई स्टूडेंट बैठा है, तो उससे बहुत खुशी मिलती है। तो ये खुशी के पल है ना, छोटे छोटे। हर एक की हम नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा खुशी देता है कि ये कम देता है। तो अगर हमारे को स्टूडेंट के बारे में अगर कोई कहे कि वो गलत है, तो हमें दुख भी होता है इस चीज़ का कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है या हम पढ़ा रहे हैं, वो गलत लाइन पे चल रहा है। तो कोशिश हम ये करते हैं कि बच्चा अच्छी जगह कामयाब हो। तो जिंदगी में 2 ही लोग खुश होते हैं आपकी कामयाबी पे, एक आपके माता पिता और दूसरा आपका गुरु। बिल्कुल सर, मैं तो यही कहता हूँ। और सर, आपके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है सर? सक्सेस सेटिस्फेक्शन को कहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से, तो कि जहाँ आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। जैसे मान लीजिए मेरी इच्छा थी, एक बंदा है एग्जाम दिए, कुछ लोग 33 नंबर आ जाए उसको सक्सेस मानते हैं, और कुछ लोग 99 लेके भी रोते रहते हैं। तो सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग है। आप कितने लेवल पे सेटिस्फाई होते हो। बाजार में सामान लेने जाते हैं,
100 रुपये लेके जाते हैं, पेट्रोल वाले पेट्रोल पंप पे गए, अगर उसने 98 का पेट्रोल डाल दिया तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन वही हम फीस दे रहे हैं और 91% भी नंबर आ गए फॉर एग्जाम्पल, तो हमें बड़ी खुशी होती है भी मेरे सबसे मैं 91 नंबर आए। लेकिन आप ये नहीं क्यों सोच रहे कि वो 9 नंबर कहाँ कम रह गए। भी आप 2 रुपये का पेट्रोल कम हो जाए तो आप उसके साथ झगड़ पड़ते हो। हाँ। लेकिन अगर आपके 9 नंबर कम आए हैं तो आप किसके साथ झगड़ा करोगे? अपने आप के साथ झगड़ा करना चाहिए ना, भी मेरे 9 नंबर कम क्यों आए, किस लिए आए। तो मैं कहता हूं कि ये नहीं है कि नंबर एक मायना है किसी आदमी का कामयाबी का, ठीक है, नंबर अपनी जगह है, स्किल अपनी जगह है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर हमारे अंदर कमी है, 91 अगर नंबर आए हैं, इसका मतलब 9 नंबर हमारे कम है, कहाँ कमी रहेगी, हमें ये सोचना चाहिए। बिल्कुल सर। और अभी सर जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं सर, उनके लिए सर आप क्या कहना चाहोगे सर, जो 9th-10th में है सर? अभी 9th-10th के अंदर जो बच्चे हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपना पहले गोल डिसाइड करें। क्योंकि अगर हम +1-2 के अंदर आके सोचते हैं कि हमें क्या करना है, भी मैं किस लाइन में जाऊँ, कई बार पूछते हैं माँ बाप, पूछते हैं, हमने भी पूछा है, मेरे माँ बाप ने भी पूछा है भी इसको क्या करवाएं आगे। तो 9th-10th से मैं तो कहता हूँ कि 6th, 7th, 8th में अगर कोई बच्चा है, उसके इंटरेस्ट को पहले फॉलो करना चाहिए, पेरेंट्स को ट्रैक करना चाहिए भी क्या उसका क्या इंटरेस्ट है, भी वो साइंस की तरफ जा रहा है, लिटरेचर में जा रहा है, कोई उसके अंदर आर्ट है, उसी को फिर आगे वो बढ़ाए। ऐसे ही बच्चे हैं, बच्चे को पता लग जाता है कि मेरे को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है। बट सर मेन प्रॉब्लम ये आती है सर, बच्चे अगर अपना पैशन फॉलो करते हैं ना, तो आस पड़ोस के लोग, मतलब कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे अगर ये काम स्टार्ट कर दिया, तो हर एक को डर लगता है भी लोगों से भी, दूसरे बंदे क्या अपने बारे में क्या बोलेंगे, कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं तो। हमारा समाज है ऐसा, मैं नहीं मानता कि समाज से हम परे जा सकते हैं, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जैसे कि पढ़ाई के लिए, आर्ट के लिए, अपनी कामयाबी के लिए बच्चा अपने जिद कर सकता है। मैं तो ये मानता हूँ कि उसको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं है कि गलत हरकत के लिए कि वो अपने माँ बाप की ना सुने, समाज का ना सुने, लेकिन अगर वो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने पैशन के लिए, अपनी कामयाबी के लिए अगर वो अपने उसके एफर्ट कर रहे हैं और वो समाज की ना सुने, तो मैं तो उसको बढ़िया मानूंगा। और सर आपका कोई लास्ट मैसेज सर समाज के लिए? सर मैसेज तो बस यही है कि दिखावा ना करें। दिखावा 2 ही दिन चलता है, क्योंकि आपके अंदर जितने गुण हैं वो सभी को पता चल जाते हैं। आप कितने दिन दिखावा कर सकते हैं? कुछ लोग होते हैं सारा दिन ये गलियों में घूमते रहेंगे, शादियों में कोट पहन के चले जाएंगे, तो हमें पता है उनके बारे में, कोट पहनने से आदमी की औकात नहीं बड़ी होती। आप अच्छा काम करें, कपड़े कोई आपके मायने नहीं रखते आपके टैलेंट के लिए। अगर मान लीजिए कोई IPS ऑफिसर है, अगर वो सिविल वर्दी में जा रहा है, कहीं रेड डाल देता है, तो उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। यूनिफॉर्म में जाएगा, ठीक है, उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, ज़रूरी भी है, जहाँ उसका सेंटर है, ऑफिस है। लेकिन अगर वो सिविल वर्दी के अंदर जा रहा है तो उसकी कोई ये थोड़ी है कि उसकी पावर कम हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारी जनता को अपने विचार बताए। सर आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे हमारी वीडियोस की अपडेट आपके पास एट ए टाइम आती रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।